Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our third chapter, that is the census and sample method. Today we discuss the next topic of the census and sample method, that is the method of sampling. देखो बेटा, सैम्पलिंग हमारी क्या थी कि जब हमने पूरे यूनिवर्स में से जितने भी आपके पास समग्र था पूरा का पूरा जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करने थे, अगर आप उसमें से कुछ डाटा को निकाल कर उससे डाटा अपना रिजल्ट निकालते हैं, उसे हम कौन सा मेथड कहते थे? सैंपल मेथड। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मम्मी जब घर में खाना बना रही है, मम्मी ने राइस बनाया, तो मम्मी उसमें सैंपल मेथड को अडॉप्ट करती है। उसमें से कुछ एक स्पून चावल देखती है कि वो चावल सही पके हैं या नहीं पके हैं, तो ये हमारा कौन सा मेथड था? सैंपल था। लेकिन अगर बाई चांस हमने आपके पेपर चेक करने हैं तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? सेंसस मेथड अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हर एक बच्चे के अलग अलग जो है एग्जाम्स है वो चेक करते हैं। तो आज हम बेटा इस सैंपल के हम मेथड करेंगे, मेथड ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्श की विधियां। देखो ध्यान से करना, थोड़ा सा ही आपको टिपिकल लगेगा। जैसे कि पहला हमारा है रैंडम सैंपलिंग। कई बार ना आपने सुना भी होगा क्लास में कि मैम कहती है कि मैं रैंडमली कॉपी चेक करूंगी। इसका क्या मतलब होता है कि ये नहीं पता किसकी करूंगी, किसी की भी कर सकती है मैम कॉपी चेक, लेकिन वहां पर सभी के चुनने के समान अवसर होते हैं। तो यादृच्छिक विधि क्या होती है? जिसमें जितने भी पर्सन है उनके चुने जाने के समान अवसर है। रैंडम सैंपलिंग इज दैट सैंपलिंग इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ऑन द सैंपल। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के चुने जाने के समान अवसर है। इसका चलो हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, लॉटरी मेथड। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है, हमें लॉटरी निकालनी, तो लॉटरी में क्या होता है, सभी की स्लिप्स डाल देते हैं ना हम लोग, तो उसमें से सबको होता है कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। तो ये कौन सी विधि होती है? रैंडम मेथड होती है, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है और सभी को चुनने के समान अवसर होते हैं, और बहुत ही ईजी मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये क्या करती है बेटा कि यहाँ पर अगर हमारी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है ना, तो शायद हमारे लिए ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा सही नहीं रहेगा। और अगर हमें कोई मतलब कोई खास बात नहीं है, अगर हम इसमें से एक आधे को रहने भी देंगे या हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, तो हमारे लिए ये मेथड क्या है? सही है। तो आप लोग केवल इतना ही करना है, इसकी डेफिनेशन कर लेना, और थोड़ा बहुत इसके एक दो मेरिट्स या डिमेरिट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब हमारा सेकेंड मेथड आता है बेटा इसका परपॉजिव सैंपलिंग। पर पॉजिटिव सैंपलिंग क्या होता है? सविचार सैंपलिंग। इसमें इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। इसमें क्या होता है बेटा, जो अनुसंधान करता होता है ना, वो खुद ही डिसाइड करता है कि ना भाई मेरे हिसाब से ना ये पर्सन सही है, तो वो उसको चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार मैम आपके मॉनिटर चूज़ करती है, तो मैम को जो बच्चा लगता है कि ये बच्चा चलो स्टडी में भी अच्छा है, ये बच्चा वैसे भी एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, तो मैम कहते चलो अभी तू मॉनिटर बन जा। तो वहाँ मैडम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है? परपॉजिव सैंपलिंग करती है, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, अपनी इच्छा से मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम, उसके ओपिनियन से जो बेस्ट होता है वो उसको चूज़ करती है। तो ये भी बड़ा क्या है? सस्ता मेथड है और बड़ा ही आसान है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि यहाँ पर थोड़ी पार्शलिटी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे सोचते हैं कि हमको भी ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैम ने अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुना तो वही मैम ने ले लिया। अब थर्ड हमारा कौन सा मेथड आता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और मिक्स्ड सैंपलिंग। इसे हम कहते हैं मिश्रित प्रतिदर्श। ये विधि क्या करती है? इसमें समग्र की इकाइयाँ एक समान ना होकर अलग अलग फीचर्स वाली होती हैं। देखो चलो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी पूरी +1 में ना 50 बच्चे हैं, उसमें से हमने कहा 20 बच्चे तो आपके साइंस के हैं और 15 बच्चे आपके कॉमर्स के हैं और बाकी बचे हुए आपके आर्ट्स के हैं। तो अलग अलग फीचर्स वाले हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरे जो यूनिवर्स होता है ना जिससे आपने डाटा कलेक्ट करनी है, उनको पहले आप फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दोगे। हर को ना फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दोगे, फिर उसमें से आपको जो पर्सन लेनी है आप उस पर्सन को चूज कर लोगे। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, इसमें पहले आपने डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग आपने सभी को डिवाइड कर दिया, फिर उसमें से आपने सैंपल को चूज कर लिया। तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये विधि भी हमारी सबसे अच्छी विधि है, लेकिन यहाँ पर एरिया थोड़ा लिमिटेड ही होना चाहिए, तभी हम इस विधि को अपना सकते हैं, अदरवाइज हमें थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। उसके बाद बेटा फोर्थ हमारी आती है सिस्टेमेटिकल। थोड़ी देखो बेटा सारे नेम्स तो ना थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे। पहला हमारा क्या आया था? रैंडम आया था। दूसरा हमारा क्या आया? परपॉजिव आया। तीसरा हमारा आया स्ट्रेटिफाइड आया। चौथा हमारा है सिस्टेमेटिकल। सिस्टेमेटिकल का मतलब कि सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने पूरे यूनिवर्स
अभी देखो बेटा, ये बात याद रखना, समग्र यूनिवर्स क्या होता है, जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करनी है। पॉपुलेशन भी कहते हैं इसे। अब तुम कहोगे मैडम अपनी तो पॉपुलेशन 131 करोड़ की है, तो 131 करोड़ की जनसंख्या के हम डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे बेटा। जिसके भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी क्लास के कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने स्कूल के कर रहे हैं, तो स्कूल पॉपुलेशन होगी। अगर आप अपने क्लास के कर रहे हैं तो क्लास पॉपुलेशन होगी। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, पहले सभी जो डाटाज हैं उनको हम या तो नंबर के अकॉर्डिंग या एरियाज के अकॉर्डिंग या हम उसको अल्फ़ाबेटिकल, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, पहले साथ को लाइन वाइज लगा देते हैं। फिर उसमें से हमें जितने बच्चों को चूज़ करना हम उसमें से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि कई बार बोर्ड के रोल नंबर आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल रोल नंबर आते हैं, पहले ए नाम के सारे, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के। इस तरीके से पहले आप क्या करेंगे, उसे अरेंज करेंगे और उसके बाद आप उसमें से क्या करेंगे, डाटा को चूज़ करेंगे। उसके बाद फिफ्थ हमारा आता है बेटा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले उनको उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। फिर आपने कहा कि 10% बच्चे हर कोटा में से आ जाओ, या 10% जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो हर में से आ जाओ, तो आप उस कोटा को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद बेटा ये हमारे देखो, ये हमारे 5 और एक 6 हमारा और होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सुविधा अनुसार। ये इसमें तो बिल्कुल ही स्वतंत्र अनुसंधान करता है जो इन्वेस्टिगेटर है ना, अपनी इच्छा से ही। वैसे तो आप कहोगे कि मैडम प्रपोजिव भी वही था, लेकिन प्रपोजिव में तो फिर भी हमने कहा था कि जो उसको अकॉर्डिंग बेस्ट है उसने लिया। यहाँ तो उसको जो आसान लगता है ना उसने उसी को चूज़ कर लिया कि चलो ये बच्चा आगे बैठा है, चलो ये वाला बच्चे को चूज़ कर लेते हैं। उसने ये नहीं देखा कि वो पर्सन इंटेलिजेंट है, एक्टिव है, क्या है क्या नहीं है। जो उसकी सुविधा के अकॉर्डिंग बेस्ट है, मतलब सुविधा के अकॉर्डिंग जो उसको लगा सही है, तो उसको ही चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारे सैम्पलिंग के 6 मेथड हैं, आपको ये करने हैं। अब बेटा हमारा एक क्वेश्चन जो कल हमने किया था सेंसस और सैंपल मेथड, इसका अंतर तो आप बना ही लोगे, क्योंकि सेंसस मेथड कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, जहाँ एरिया छोटा होता है। सैंपल कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, जहाँ एरिया बड़ा होता है। उसके बाद सेंसस कौन सी, देखो ये वैसे सेम सा ही पॉइंट है। पहला इसने क्या बना दिया, कवरेज, कि सेंसस में क्या किया जाता है, सभी एरिया को, एरिया की सभी आइटम को कवर किया जाता है, और इसमें हम सैंपल में कुछ ही आइटम को कवर करते हैं। तो सेंसस हमारा कहाँ उपयुक्त है, जहाँ एरिया छोटा है, और वो हमारा कहाँ उपयुक्त है, जहाँ एरिया बड़ा है। फिर सेंसस में हमें बेटा जहाँ बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए ना, वहाँ हम सेंसस अडॉप्ट करते हैं। जहाँ हमें एक्यूरेट नहीं चाहिए वहाँ हम सैंपल भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सेंसस में बेटा मनी ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सैंपल में हमारा कम लगता है। तो इस तरीके से आप बेटा ये 5 पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि असेंशियल ऑफ सैंपल। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप ना इसका सैंपल चूज़ करिए, तो बताओ सैंपल चूज़ करने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या कौन से सैंपल आप ज़्यादा रिलायबल समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे साइज ऑफ द सैंपल। देखो अगर आपको जिसमें से सैंपल चूज़ करने हैं उसका एरिया बड़ा छोटा है, तो बेटा आप कैसे सही सैंपल चूज़ करेंगे। मान लीजिए चलो मेरे पास ना यहाँ पर 5 बच्चे बैठे हैं, और मैम ने कहा कि बहुत जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है ना, आप उसको चूज़ करो जो सारे स्कूल के बच्चों को से कंपटीशन कर सके। अब बेटा 5 बच्चों में से तो देखो बेटा एस्टिमेशन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि जो सबसे होशियार है, जो हर काम में इंटेलिजेंट है। तो अगर हमारे पास साइज़ बहुत बड़ा होगा ना, तो हमारे पास ज़्यादा मौका हो जाता है कि हम अच्छा सैंपल चूज़ कर सकें। लेकिन एरिया छोटा होगा तो बेटा हमारे पास कम थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मेथड ऑफ सैंपलिंग का मतलब होता है कि अगर प्रतिदर्श की विधि सरल तथा व्यापक नहीं होगी तो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो आपने जो भी मेथड चूज़ करना है ना सैंपल का, बिल्कुल सिंपल मेथड चूज़ करो, ताकि आप जो भी चीज़ चूज़ करोगे वो सही चूज़ करोगे, अदरवाइज आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। और थर्ड हमारा आता है बायस। बायस होता है कि आपको कोई मतलब पक्षपात नहीं होनी चाहिए। जो भी पर्सन सैंपल को चूज करते हैं उसके अंदर कोई पार्शलिटी की संभावना नहीं होनी चाहिए। और आपने सैंपल चूज करने वाले व्यक्ति को क्या करना है, ट्रेनिंग भी देनी है। अगर हमारा ट्रेंड एनुमरेटर होगा तो वो अच्छा सैंपल चूज करेगा, अदरवाइज वो अच्छा सैंपल चूज नहीं करेगा। इस तरीके से बेटा आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अभी हमारा एक क्वेश्चन और पीछे रह गया, एसेंशियल ऑफ सैंपल। एसेंशियल ऑफ सैंपल का मतलब होता है कि प्रतिदर्श के लिए क्या क्या चीज़ें चुनी जानी चाहिए, क्या क्या बातों का होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि प्रतिदर्श का प्रति सैंपल का जो प्रकार है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो सभी विशेषताओं वाला हो।
जो सभी को प्रेजेंट, जैसे अच्छा चलो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैम ने कहा कि मैम एक अच्छा सा बच्चा आपकी क्लास में चूज करके दो, बहुत अच्छा। तो अब देखो बेटा, अगर हम मतलब कि जो सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम ना तो ज़्यादा टॉपर बच्चे को लेंगे ना ज़्यादा वीक बच्चे को लेंगे, हम थोड़ा एवरेज बच्चे को लेंगे कि हमारे क्लास में ये बच्चा ऐसा है जिसमें सभी फीचर है, टॉपर्स वाले भी है और थोड़ा सा ये मीडियोकर्स भी है। तो रिप्रेजेंट का मतलब है जो सभी को प्रतिनिधित्व करे, उसी चीज़ को हमें चूज करना चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक जो हमारे सैंपल अगर आप चूज करते हो, ये ना हो कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ए होगा तो बी होगा, तो मतलब दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई मतलब यूनिट दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो सैंपल आप चूज करोगे ना, वो अपनी तरफ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। होमोजेनिटी का मतलब है कि सभी समान होने चाहिए। अगर आपके सभी समान सैंपल होंगे तो उनके जो फीचर्स है सबके क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और एक आपका पॉइंट है बेटा एडुकेट नंबर लो, मतलब देखो ऐसा ना कि आप अब देखो बेटा, आपने एक पतीला भर के खाने का बनाया, लेकिन आप उसमें 2 दाने चावल के देख रहे हो कि वो पके हैं या नहीं पके। एडुकेट नंबर का मतलब है कि जितनी भी आप इकाइयाँ चूज कर रहे हो ना सैंपल को लेने के लिए, वो सही मात्रा में हो, ताकि आप जो रिजल्ट निकालो ना वो सही रिजल्ट निकाल सको। अदरवाइज आप रिजल्ट सही नहीं निकाल सकोगे। तो आपको सैंपल को चूज करते समय ये बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद बेटा ये हमारे देखो सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, उसमें से हमने एक क्वेश्चन को अभी छोड़ दिया था कल, तो आज हम उसको पूरा करेंगे कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या है। कल तो हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड किए थे ना, तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के 2 मेथड हैं। एक हमारे होते हैं पब्लिश्ड सोर्स और एक हमारे होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। पहला हमारा आता है पब्लिश्ड सोर्स। क्या होता है कि जो सरकार प्रकाशित होती है। अच्छा, आपके ख्याल से क्या जो सारे डाटा होते हैं वो प्रकाशित होती है? चलो, कई बार आपने ये बात नोटिस की है कि आपका जो ना 10th और +2 का रिजल्ट होता है वो तो आपका पब्लिश्ड होता है, लेकिन आपका जो 1 to 9 का रिजल्ट होता है या 11th का रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है, अनपब्लिश्ड होता है ना। तो अनपब्लिश्ड सोर्स बेटा हमारे कौन से होते हैं? जो केवल जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं अपने लिए ही कलेक्ट करते हैं, उनको उसी ना किसी को शो नहीं करना पड़ता, वो केवल वो अपने लिए डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पब्लिश्ड होते हैं जो वो कलेक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट। अब देखो बेटा कोरोना की, अब चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी कोरोना के रोज की आपकी न्यूज़ देखा करो आप, रोज आता है ना कि आज इतने पर्सन्स हो गए, आज इतनों की डेथ हो गई, आज इतने दुनिया में इतने हो गए। तो ये सारे कौन से डाटा माने जाएंगे? ये पब्लिश्ड सोर्स हैं। लेकिन जो डाटा केवल हम अपने लिए रखते हैं वो हमारे कौन से होती है? अनपब्लिश्ड होते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट का मतलब होता है कि भारत की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कई डाटा ऐसे होते हैं जो प्रकाशित करने पड़ते हैं। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है आपका RBI आपका एक बुलेटिन पेश करती है, लेबर गजट होता है आपका। तो इसमें जो डाटा होते हैं वो सभी को दिखाए जाते हैं, कोई भी पर्सन इस डाटा को शो देख सकता है। फिर सेमी गवर्नमेंट जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जो हमारी नगर निगम्स होती हैं, ये देखो बेटा जितने भी डेथ होती है ना और जितने भी बर्थ होती हैं, आपको पता होगा इनका सर्टिफिकेट बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये डाटा को प्रकाशित करती हैं कि इतने जन्म हुए, इतनी मृत्यु हुई, तो जिससे हमारे ये डाटा कोई भी पर्सन को चेक कर सकता है। फिर हम कर सकते हैं हमारे जो ये होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन। देखो बेटा कई लोग जो रिसर्च का काम करते हैं वो भी अपने डाटा को जैसे अभी आता है कोरोना की दवाई बनेगी, कोरोना की दवाई इतने टाइम में बनेगी, कोरोना की दवाई इतने टाइम में बनेगी। तो ये रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ये रिसर्च करते हैं, और ये जितनी रिसर्चेस करते हैं ना फिर ये डाटा को पब्लिश भी करते हैं लोगों के आगे, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। उसके बाद हमारे आते हैं जर्नल्स एंड पेपर। जर्नल होते हैं बेटा हमारे न्यूज़पेपर। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओगे ना, वहाँ मोटे मोटे जर्नल्स पड़े होते हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर कभी आप बड़े होकर ना कोई बुक भी लिखोगे, जैसे आप MPhil वगैरह करेंगे, PhD करेंगे, तब आपको बुक लिखनी होती है, उसमें आपको ये जर्नल में से डाटा को लेने पड़ते हैं। आप लाइब्रेरीज में जाना, यहाँ पर जर्नल्स होते हैं तो उसमें से आप डाटा लेते हैं। तो न्यूज़पेपर्स, ये सब जर्नल्स हमारे जो डाटा होते हैं वो सारे पब्लिश करते हैं। तो उस तरीके से बेटा आप ये 4 पॉइंट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशन और आपके जर्नल्स। ये 4 तो हमारे क्या होते हैं? पब्लिश सोर्स होते हैं, और एक हमारे क्या होते हैं? अनपब्लिश सोर्स होते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को ना आपने इतना ही करना है, बाकी जो है वो आपको नहीं करना। तो इस तरीके से बेटा हमारे इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक 9th, एक 10th और एक हमारा 3rd और एक 4th। अब तो आप ये अच्छे से रिवाइज